हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। सबसे पहले आप सभी प्रिय साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अच्छी सफलता प्राप्त करें और अच्छे से अच्छी जॉब आपको मिले, ये मंगल कामना हम करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं नव वर्ष की। साथ ही साथ आपका जो नया वर्ष का जो दिन है, जो नया वर्ष है, वो खुशियों से भरा रहे। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और आज है 1 जनवरी 2025। तो हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि रेगुलर ही बात की जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं, खासकर वो सभी क्वेश्चंस जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में उनके 100% पूछे जाने की संभावना रहती है, यानी कि वो बिल्कुल ही पूछे ही जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाकर हटाया गया? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर ही अंदर वहां के जो 2 राष्ट्रपति रहे, उन दोनों राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगा करके उन्हें हटा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी साउथ कोरिया में ऐसा देखने को मिला कि वहां पर सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर ही 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटा दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया गया। बात करें जो पहले राष्ट्रपति थे, उनके हटने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हॉन डक-सू पर 27 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरियाई संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पास किया गया था। और साथ ही साथ बात करें अगर हॉन डक-सू ने यून सुक सोल जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, उन पर महाभियोग लगने के बाद जब वो हट गए थे राष्ट्रपति पद से, उसके बाद 14 दिसंबर 2024 को ये दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इन्होंने शपथ ली थी और फिर जाकर के इनके ऊपर भी वहां की संसद के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव ला करके इन्हें भी हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि काम्या कार्तिकेयन, जो कि दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, 12वीं की होनहार काम्या ने फतह किए 7 शिखर। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो 17 वर्षीय स्कूली छात्रा काम्या कार्तिकेय 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। बात करें काम्या कार्तिकेयन, तो ये मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा है। इससे पहले 16 साल की उम्र में इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वह भारतीय नौसेना के जो कमांडर है एस कार्तिकेयन, उनकी बेटी है। 7 साल की जब इनकी उम्र थी तो 7 साल की उम्र में इन्होंने उत्तराखंड की एक चोटी पर भी चढ़ाई की थी, उसको भी इन्होंने फतेह किया था। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत ही साहस भरा कार्य है, जो कि सबसे कम उम्र मात्र 17 वर्ष की उम्र में 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बन गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच में यह सैन्य अभ्यास होता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। और ये इस बार के जो 18वां संस्करण है और ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाएगा। बात करें डिटेल में तो हाल ही में 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में नेपाली सेना द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। बात करें इससे पहले का जो संस्करण था सूर्य किरण का 17वां संस्करण 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। यानी कि ऐसा मतलब रेगुलर होता है हर साल कि एक साल जो ये
सैन्याभ्यास है, इसका आयोजन भारत के द्वारा होता है, फिर अगले साल नेपाल के द्वारा, फिर अगले साल भारत के द्वारा। इस प्रकार क्रमवार इसका आयोजन किया जाता है। तो पिछली बार यानी कि 17वां जो संस्करण था वो भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था और इस बार नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर ये यूपीएससी लेवल पे ये जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछा जाएगा, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। हाल ही में किस देश ने तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर यारलुंग चांगपो, जिसे सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, इस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने तिब्बत पठार के पूर्वी किनारे पर यारलुंग जांगपो या सांगपो नदी पर दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध है उसको बनाए जाने की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी चीन के द्वारा ये सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है। डिटेल में बात करें अगर इसकी, तो चीन के तिब्बत यानी चीन के तिब्बत के यारलुंग जांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। यारलुंग जांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। यह बांध तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर बनेगा और हर साल 300 अरब किलोवाट प्रति घंटा बिजली का ये उत्पादन करेगा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। बात करें अगर वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वर्तमान में दुनिया की जो सबसे बड़ी स्थापित जल विद्युत क्षमता है वो थ्री गॉर्जेस बांध की है, जो कि चीन में ही स्थित है और चीन के द्वारा ही अब अगला फिर से सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NABLQCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी किसको NABL और QCI का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी डॉक्टर संदीप शाह को NABLQCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करें तो भारत सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो डॉक्टर संदीप शाह हैं इन्होंने प्रोफेसर सुब्बाना अयप्पन का स्थान लिया हुआ है, यानी कि इससे पहले ये इस पद पर नियुक्त थे और उनके स्थान पर अब डॉक्टर संदीप शाह को नियुक्त कर दिया गया, जिन्होंने भारत की पहली ड्राइव थ्रू कोविड परीक्षण सुविधा की अवधारणा बनाई थी। बात करिए अगर NABL की, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय गुरुग्राम में है, हरियाणा में, और अब जो अध्यक्ष बनकर के आए हुए हैं वो डॉक्टर संदीप शाह इसके अध्यक्ष बनकर के आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? यानी किस देश का मालवाहक जहाज था जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, काफी ज्यादा चर्चे में रहा, जो कि उस पर एक विस्फोट हो गया, उस विस्फोट के चलते ही वह भूमध्य सागर में डूब गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रूस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में स्पेन और अल्जीरिया के बीच भूमध्य सागर में एक रूसी मालवाहक जहाज डूब गया। उसके चालक दल के जो 2 सदस्य हैं उनके लापता होने की खबर है। एजेंसी ने बताया कि उर्सा मेजर के जो चालक दल के 14 सदस्यों को लाइफ बोट से सुरक्षित बचा लिया गया और स्पेन भेज दिया गया है, यानी कि उसके जो 14 अन्य सदस्य थे उनको बचा लिया गया है चालक दल के, बाकी जो 2 चालक दल के जो 2 अन्य सदस्य हैं उनके लापता होने की बात की जा रही है। कारण क्या रहा इसका डूबने का? तो रूसी मंत्रालय के ने बताया है कि इंजन के रूम में विस्फोट होने के बाद ये जो जहाज है ये डूबने लगा और फिर जाकर के अचानक ये जहाज डूब गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहले वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में पहले वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई। डिटेल में बात करें तो उत्तराखंड ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत कोटद्वार में पहला वाइन उत्पादन केंद्र शुरू किया है। इसका जो उद्देश्य है वो वाइन पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ वाइन पर्यटन में वाइन इकाइयों के दौरे, वाइन के इतिहास
और उत्पादन की जानकारी और चखने के जो भी अनुभव हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। वाइन आप सभी लोग जानते ही हैं, एक तरीके की शराब के अंतर्गत ही आती है। बात करें उत्तराखंड के जो भी फल हैं जैसे माल्टा, सेब, बुरांस के फूल, नाशपाती और गलगल, इन सभी का उपयोग करके वाइन बनाया जाएगा या वाइन उत्पादन के लिए इन सभी फलों का उपयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी खासकर यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। तो यूपी के लिए किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पूछे जाने की इसकी जो संभावना है वो 90 से 100% तक ये हो जाती है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिटेल में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुड़िया घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का जो अनावरण है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। प्रतिमा बनाई किसने, यानी कि मूर्तिकार कौन है? तो अमरपाल सिंह ये मूर्तिकार हैं, इसको बनाने वाले हैं। इनको भी इस अनावरण के समय पर इनको भी सम्मानित किया गया। बात करें, ये 10 फीट की एक ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अटल संकल्प की प्रतिज्ञा भी दिलाई। कब इसका अनावरण किया गया? तो 25 दिसंबर 2024 को इसका अनावरण किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? यानी कि कौन सा ऐसा भारत का हवाई अड्डा है जो कि पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर का जो हवाई अड्डा है वो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। बात करें अगर तो हाल ही में इंदौर में जो स्थित है हवाई अड्डा, इसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये भारत का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। बात करें 3000 वर्ग फुट सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के उद्घाटन के साथ ही यह भारत का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है। बात करें अगले 3 वर्षों में इंदौर हवाई अड्डे की जो क्षमता है वो 40 लाख यात्रियों से बढ़ा करके 90 लाख यात्री प्रति वर्ष करने की जो बात है वो की गई है। इस मौके पर हवाई अड्डे पर ही 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए हवाई यातायात नियंत्रण टावर का भी उद्घाटन किया गया है। अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? यानी कि नाम है इनका एसाके वालू एके और ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं एसाके वालू एके। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में एसाके वालू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे हुआका वामिलिकू सियाओसी सोवालेनी की जगह लेंगे, ये नाम है इनका पूरा। ये इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, अब इनकी जगह पर एसाके वालू एके को टोंगा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करें इन्होंने, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हुआका वामिलिकू सियाओसी सोवालेनी, ये 9 दिसंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इनके स्थान पर ये जो प्रधानमंत्री हैं नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर एसाके वालू एके तो ये आधिकारिक रूप से फरवरी में अपना पदभार संभालेंगे और नवंबर 2025 में जो अगले चुनाव होने वाले हैं तब तक ये वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देंगे। बात करें टोंगा की जो संसद है उसमें 17 निर्वाचित सदस्य, 9 कुलीन और 2 अन्य सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।